27 सितंबर 2022 की वो रात नई दिल्ली के शाहीन बाग में सन्नाटा और अंधेरा ओढ़े हुए थी। वहां के निवासियों को इस बात का बड़ा गुमान था कि उनके इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन रात के ठीक 3 बजे एक घर के दरवाजे पर हुई अचानक दस्तक ने शांति भंग कर दी। घर के मालिक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खाकी वर्दी में 4 हट्टे-कट्टे नौजवानों को देख उसके होश उड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या शोर मचाता, दिल्ली पुलिस के उन पहलवानों ने उसे दबोच लिया और पलक झपकते ही बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया। उसकी पत्नी की चीखें सुनकर जब पड़ोसी जागे और 10-15 लोग गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे घिर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडोज ने पूरे मोहल्ले की ऐसी घेराबंदी की थी कि आदेश साफ था, न कोई अंदर आएगा न बाहर जाएगा। उस रात शाहीन बाग का ये भ्रम टूट गया कि वहां पुलिस घुस नहीं सकती। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े प्लान ऑपरेशन ऑक्टोपस का हिस्सा थी। उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से 12 और लोगों को उठाया गया था, जो दिखने में तो आम नागरिक थे, लेकिन उनका असल काम पीएफआई के लिए काम करना था। इस कहानी के तार जुड़ते हैं 6 जुलाई 2022 से, जब बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। 12 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले थे। पूरा शहर सजा था और सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन प्रशासन बेखबर था कि पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की पहली मंजिल पर एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। वहां पीएफआई के ट्रेंड मेंबर्स हथियारों की सफाई और ग्रेनेड्स की गिनती कर रहे थे। उनका मकसद था 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के काफिले पर दिन दहाड़े हमला करना। तभी बाजी पलट गई। फुलवारी शरीफ के थानेदार इकरार अहमद के पास एक भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मुसलमान आखिर कब बनोगे तुम, कल जुम्मे की नमाज है, जामा मस्जिद पहुंचो और अपने रसूल को साबित करो। इस मैसेज ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। जैसे ही पीएम के दौरे की तारीख नज़दीक आई, जांच की आंच अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा तो नज़ारा दहला देने वाला था। वहां सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज और रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे। वहां सबसे खतरनाक चीज मिली, 7 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसमें लिखा था कि कैसे 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। पूछताछ में उन्होंने पीएम मोदी पर हमले का प्लान कबूल किया। जब ये खबर दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची, तो वे समझ गए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। 15 जुलाई को आईबी ने मरगूब अहमद दानिश को पकड़ा, जिसके फोन में गजवाए हिंद नाम का ग्रुप मिला, जिसके तार पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों से जुड़े थे। पीएफआई अब सिस्टम को अंदर से खोखला करने वाला दीमक बन चुका था। पीएम मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल की गुप्त बैठक हुई। डोभाल ने सबूत देखते हुए कहा कि ऐसे लोगों का खुला घूमना और ऐसा सोचना भी पाप है। उन्होंने वचन दिया कि 90 दिन के अंदर देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। डोभाल जानते थे कि पीएफआई सिमी की तरह बेवकूफ़ नहीं है। उसने समाज सेवा, स्कूल और ह्यूमन राइट्स का चोला पहन रखा था, ताकि पकड़े जाने पर विक्टिम कार्ड खेल सके और दंगे भड़का सके। हकीकत में ये 2001 में बैन हुए सिमी का ही नया अवतार था, जो 2006 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के संगठनों को मिलाकर बना था। इनका असली हिंसक चेहरा तब दिखा था जब 2010 में केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा था जो पीएफआई को पसंद नहीं आया। 2016 तक पीएफआई पर दंगों के 125 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। 2017 में पता चला कि केरल से गायब होकर आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले युवा पीएफआई से ही जुड़े थे। पीएफआई ने एक ऐसा इल्लीगल नेटवर्क बना लिया था जो गल्फ कंट्रीज से हवाला के जरिए पैसा मंगवाता था और उस पैसे का इस्तेमाल भारत में दंगे भड़काने और वकीलों की फौज खड़ी करने में करता था। वो सिस्टम के अंदर घुस चुके थे। केरल और कर्नाटक पुलिस में भी उनके आदमी मौजूद थे। इसीलिए डोभाल जानते थे कि इस बार वार सीधा और सटीक होना चाहिए। अजीत डोभाल ने सबसे पहले पीएफआई को उनके ही समुदाय से अलग करने की चाल चली। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। डोभाल खुद वहां पहुंचे। इस सम्मेलन में सूफी संतों और बड़े मुस्लिम विद्वानों ने हिस्सा लिया।
वहां एक प्रस्ताव पास किया गया कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम और देश दोनों के लिए खतरा हैं। डोभाल का संदेश साफ था, पीएफआई पूरे मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंट नहीं करता। वो पीएफआई को सामाजिक रूप से अलग थलग करना चाहते थे ताकि जब एक्शन हो तो आम मुसलमान सड़कों पर ना उतरें। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे असली खेल शुरू हुआ। डोभाल ने आईबी और रॉ को काम पर लगा दिया। आदेश था, पीएफआई के हर छोटे बड़े नेता की कुंडली तैयार करो। वो क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके बैंक खातों में पैसा कहाँ से आता है। अगले 2 महीनों तक भारत की एजेंसियां पीएफआई के पीछे लग गईं। पीएफआई के नेताओं को भनक तक नहीं लगी कि उनके फ़ोन टैब हो रहे हैं और उनके ड्राइवरों से लेकर रसोइयों तक पर नज़र रखी जा रही है। अगस्त का महीना आते आते डोभाल के पास पीएफआई के हर काले कारनामे का डोजियर तैयार था। अब वक्त था एक्शन टीम बनाने का। डोभाल ने देश भर से ऐसे पुलिस अफसरों को चुना जो निडर थे और जिनका रिकॉर्ड बेदाग था, खासतौर पर उन राज्यों से जहां पीएफआई मजबूत थी, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन अफसरों को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन किसी को नहीं बताया गया कि मिशन क्या है। 4 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक गए। वहां उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के साथ गुप्त बैठक की। बाहर मीडिया को लगा कि ये कोई राजनीतिक दौरा है, लेकिन अंदर पीएफआई के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर खबर लीक हो जाती तो पीएफआई के नेता अंडरग्राउंड हो जाते। इसीलिए डोभाल ने एक और चाल चली। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी को केरल के कोच्चि में आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन करने जाना था। डोभाल भी उनके साथ गए। उद्घाटन के बाद पीएम तो दिल्ली लौट गए, लेकिन डोभाल वहीं रुक गए। वो कोच्चि के गेस्ट हाउस में रुके और वहां केरल पुलिस के डीजीपी और सीनियर अफसरों के साथ गुप्त बैठकें की। मीडिया को लगा कि एनएसए साहब रूटीन दौरे पर हैं, लेकिन असल में वो पीएफआई के गढ़ में घुसकर उनके खिलाफ जाल बिछा रहे थे। इसके बाद वो चुपचाप मुंबई गए और वहां गवर्नर हाउस में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मीटिंग की। 21 सितंबर 2022 दिल्ली में हाई वोल्टेज मीटिंग हुई। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और आईबी चीफ तपन का एक कमरे में मौजूद थे। डोभाल ने बताया कि तैयारी पूरी है। 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों की पहचान कर ली गई है। लिस्ट तैयार है कि किसे उठाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन याद रहे, हमारी एक छोटी सी गलती से देश जल सकता है। हमें उतावलेपन से बचना है। पीएम का इशारा साफ था, ऑपरेशन ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जैसे ही पीएम से ग्रीन सिग्नल मिला, ऑपरेशन ऑक्टोपस लॉन्च कर दिया गया। राज्यों की पुलिस को सिर्फ इतना बताया गया कि स्टैंड बाय पर रहो। उन्हें टारगेट की जानकारी बिल्कुल आखिरी वक्त पर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंटेलिजेंस को शक था कि स्थानीय पुलिस में पीएफआई के इन्फॉर्मर हो सकते हैं। 22 सितंबर की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हुआ। एनआईए और ईडी की टीमों ने सीआरपीएफ की मदद से 15 राज्यों में 93 जगहों पर एक साथ धावा बोल दिया। केरल, जहां पीएफआई का हेडक्वार्टर्स था, वहां उनके चेयरमैन ओएमए सलाम के घर का दरवाजा तोड़ा गया। दिल्ली में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज अहमद को बिस्तर से उठाया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, हर जगह एक ही कहानी थी। पीएफआई के नेता जब तक संभल पाते, वो पुलिस की गाड़ियों में थे। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल गई। पीएफआई के समर्थकों ने केरल और तमिलनाडु में बंद का ऐलान कर दिया। कई जगहों पर बसों में आग लगाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, आरएसएस के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। लेकिन डोभाल इसके लिए भी तैयार थे। उन्होंने पहले ही रैपिड एक्शन फोर्स को सेंसिटिव इलाकों में तैनात कर दिया था। पहले राउंड में 106 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो लैपटॉप और दस्तावेज मिले वो चौंकाने वाले थे। उनमें बम बनाने के तरीके, हिट लिस्ट और विदेशी फंडिंग के सबूत थे। लेकिन डोभाल जानते थे कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बड़े नेता अंदर थे, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ कमांड अभी भी बाहर, और वो बदले की आग में जल रहे थे। वो दंगे भड़काने की प्लानिंग कर रहे थे। पीएफआई को लगा कि शायद मुसीबत टल गई है। वो अपने बचाव की कानूनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी 27 सितंबर की रात को दूसरे राउंड की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और पीएफआई के बचे खुचे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया। 170 से ज्यादा और गिरफ्तारियां हुईं और पीएफआई के पास न नेता बचे थे, न पैसा और न ही कोई प्लान बनाने वाला। पीएफआई का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हुआ। ऑपरेशन का ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका था। अब बारी थी कानूनी मुहर की। 27 सितंबर की रात खत्म हुई और 28 सितंबर की सुबह का सूरज निकला।
गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें साफ शब्दों में लिखा था, पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को यूएपीए का तहत 5 साल के लिए बैन किया जाता है। सरकार ने सिर्फ पीएफआई को ही नहीं, बल्कि उसके छात्र संगठन, महिला विंग और अन्य सभी ब्रांचेस को भी बैन कर दिया। बैन लगते ही पीएफआई के दफ्तर सील कर दिए गए, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई। पीएफआई के एक नेता ने गिरफ्तारी से कुछ देर पहले संगठन को बंद करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन ऑक्टोपस न केवल भारत की सुरक्षा एजेंसियों की जीत थी, बल्कि ये अजीत डोभाल की कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिकल विल का भी प्रमाण था। जिस पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, उसका खुद का अस्तित्व 2022 में ही मिट गया। डोभाल ने अपना वादा निभाया था। 90 दिनों के भीतर, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी गोलीबारी के, उन्होंने देश के सामने खड़े एक बहुत बड़े खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका। ऑक्टोपस के 8 हाथ काट दिए गए थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।